जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम खुद बता रहा है, जेनेटिक एंड कोड्स। ये वो कोडेड इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से न्यूक्लियस से निकलने के बाद साइटोप्लाज्म में आती है और प्रोटीन के सिंथेसिस के दौरान उनका एक्सप्रेशन होता है। पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं कि जेनेटिक कोड कैसे क्रिएट होते हैं और ये इन्फॉर्मेशन को कैसे लेकर आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और अगेन इसी टॉपिक के अंदर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला काम जो हमने प्रीवियसली जो ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में इंफॉर्मेशन कैसे जाती है और एमआरएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस है जिसको हम कोडॉन कहते हैं, और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, उन दोनों में क्या रिलेशनशिप होती है, इसी को आज हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक कोड के बेसिक फीचर्स और कैरेक्टर्स को समझने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन को अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टॉपिक का नाम पहले लिख देते हैं, जेनेटिक कोड्स। टॉपिक का नाम है जेनेटिक कोड्स। जेनेटिक कोड्स तो जैसा कि हम अभी बता रहे हैं आपको, ये हो गया एक न्यूक्लियस। ये एक आउटलाइन बना लेते हैं न्यूक्लियस की। ये हो गया न्यूक्लियस इस तरीके से। और आप जानते हैं द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होती है और इसमें डीएनए क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। डीएनए में क्रोमोसोम्स के फॉर्म में डीएनए ऑर्गेनाइज रहते हैं, जिसकी हम डिटेल पहले पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल एंड द पैकिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स इन द क्रोमोसोम और द न्यूक्लियस। हियर मैं डायरेक्टली शुरू करना चाहूँगा। एक सिंप्लीफाइड डीएनए का डायग्राम बनाते हैं और आप इसको रिलैक्स में समझेंगे, कन्फर्म आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे मैं एक डीएनए बना लेता हूँ, सिंप्लीफाइड डीएनए, एंड वी ऑल नो दैट बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स ऑफ द डीएनए इज बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड्स and these polynucleotide chains are anti-parallel to each other। दोनों ही डीएनए की कुंडलियां आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ी रहती है तथा दोनों ही कुंडलियां एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है, जिसकी डिटेल हम डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। एंटी पैरेलल मीन्स एक स्टैंड का 5 एंड दूसरे स्टैंड के 3rd एंड के पास में होगा और पहले वाले का 3rd एंड दूसरे के 5 एंड के पास होगा। यहाँ पे डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के रूप में स्टोर रहती है। तो यहाँ पर मैं एक ऐसे ही रैंडमली न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस बना देता हूँ ताकि हम आगे पहुँच सकें कि जेनेटिक कोड क्या होता है और एमआरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ एक बार के लिए। कोई भी सीक्वेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे 3-3 के पेयर्स में बना देता हूँ, सी और इसी तरीके से यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी हो गया, टी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और यहाँ पर जी है तो यहाँ हो जाएगा सी। सिमिलरली यहाँ पे पहले स्टैंड में सी है तो यहाँ पर बना देते हैं ग्वानिन एंड ग्वानिन, और यहाँ पे या सी है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सी की जगह पे जी, ए के साथ में टी और टी के साथ में ए। कहने की बात है, दो डीएनए के दोनों स्टैंड के ऊपर हमने रैंडमली कोई भी न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस बना दी गई है जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब यहाँ क्या काम होने वाला है, आपने पढ़ा हुआ है द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए गिव्स इट्स इंफॉर्मेशन टू द एमआरएनए, और सिंपली वी कैन से दैट सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर द डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस कहलाता है अनुलेखन। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये एक डीएनए है और डीएनए के स्टैंड के ऊपर किसका सिंथेसिस हो गया है, ये आरएनए बन गया है। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ 5 एंड और यहाँ पे 3rd एंड। अब देखिए, डीएनए के 2 स्टैंड है और आपने ट्रांसक्रिप्शन में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि डीएनए के दोनों स्टैंड में से कोई एक स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, अर्थात जो टेम्पलेट के रूप में फंक्शन करता है, उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये जो डीएनए का है स्टैंड, उसमें से मैं मान लेता हूँ कि ये एमआरएनए इस वाले स्टैंड पर बना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये है डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड। एंड द अदर स्टैंड ऑफ द डीएनए, और वो क्या कहलाएगा, इसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड।
ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्ट्रैंड. कोडिंग स्ट्रैंड, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज in the coding strand is exactly similar to the sequence of nucleotides in the RNA, except the mRNA receive uracil in place of the thymine of the coding sequence. ये हम पहले से बात कर चुके हैं, उस पॉइंट पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ. तो यहाँ हमने ये कहा कि डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके ऊपर किसका सिंथेसिस हो गया, एमआरएनए. इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ से सीक्वेंस को शुरू किया. अगर ट्रांसक्रिप्शन को ये थर्ड एंड है तो एमआरएनए पर हमने क्या बनाया, 5 एंड है ना, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 5 टू से थर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है. तो यहाँ पर क्या था, टी था, थाइमिन था, इसलिए इस आरएनए में पहला कौन सा बना है, ए बन गया है. यहाँ पर एडेनिन है तो आरएनए में थाइमिन तो हो नहीं सकता, तो वहाँ पर क्या आएगा, यूरासिल. इसी तरीके से यहाँ पे तीसरा जो नाइट्रोजन बेस है वो है साइटोसिन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्वानिन. ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने इस सीक्वेंस से लिखा. आगे हम मान लेते हैं रैंडमली कुछ भी सीक्वेंस हो सकती है, यहाँ पे उस पर अभी हम फोकस नहीं करेंगे. और एमआरएनए जब बनेगा तो यहाँ पर एयूजी सीक्वेंस आती है, ठीक है ना. ये जैसे आरएनए बन गया, अब ये आरएनए क्या करेगा, ये आरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस पोर के थ्रू आ जाता है बाहर की तरफ. इस तरीके से आ जाएगा, न्यूक्लियर पोर से बाहर की तरफ ये आ जाता है. तो एमआरएनए में जो इंफॉर्मेशन है किस फॉर्म में आई है, एमआरएनए में इंफॉर्मेशन आई है द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड. टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस थी उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस में आ गई है, आरएनए में. तो डीएनए की इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो गया है. देन दिस एमआरएनए कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. बना लेते हैं अभी हम यहाँ पे एक एमआरएनए मॉलिक्यूल को. यहाँ पर ये आ गया है एक एमआरएनए मॉलिक्यूल. इसमें भी डीएनए की तरह एक एंड क्या होगा, 5 एंड, दूसरा एंड होगा थर्ड एंड. यहाँ पे मैंने कहा कि इस आरएनए में पहला जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर क्या रखी है, ए, यू और जी है. कन्फर्म है, जो भी एमआरएनए बनेगा उसमें पहली सीक्वेंस क्या होगी, ए यू जी होगी. और वो क्या होता है कि एयू को हम बोलते हैं स्टार्ट कोडन बोलते हैं. जब कभी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हमने ट्रांसलेशन की अलग से वीडियो में डिटेल में डाला हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडन. तो ट्रांसलेशन शुरू होगा स्टार्ट कोडन से, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एयूजी. इसके आगे हम कुछ भी मान लेते हैं, कोई भी नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं. सिंबॉलिक की बात कर रहे हैं क्योंकि हर डीएनए में बार बार जब ट्रांसलेशन होगा या ट्रांसक्रिप्शन होगा, हर बार एमआरएनए में सीक्वेंस बदलती रहती है. तो यहाँ पर मैं रैंडमली एक बार लिख देता हूँ कि यहाँ पर है सी सीक्वेंस है. नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो है, मान लेते हैं कि जी सीक्वेंस है. उसके आगे की और हम मान लेते हैं यहाँ पर यू और यू सीक्वेंस है. इस तरीके से कुछ सीक्वेंस बनी हुई है और ये क्या बन गया, एमआरएनए मॉलिक्यूल बन गया है. अब ट्रांसलेशन जब होगा, हम उस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब कभी भी ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो अगर मैंने यहाँ पर कहा 1 2 3 4 मैंने क्या बने हैं, ट्रिपलेट कोडॉन बने हैं, 3 के ग्रुप बने गए हैं. तो साइंटिस्ट ने क्या देखा, जब इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो उसमें कितने आते हैं, यहाँ पर बन जाते हैं 1 2 3 और 4. ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन. और इस पॉलीपेप्टाइड चेन में ये 4 आ गए एमाइनो एसिड्स आ गए और उनके नाम क्या है. ये वाला पहला जो है वो कौन सा आ गया, यहाँ पे मैथियोनिन, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, मैथियोनिन है. दूसरे वाला है एमाइनो एसिड प्रोलिन. तीसरे वाला है वेलिन. और उसके बाद में ये अगला है फिनाइल एलानिन. ये है फिनाइल एलानिन. तो कहने की बात ये है, the sequence of amino acid in a polypeptide chain is determined by the sequence of codons in the mRNA molecule. Means there is a relationship between the sequence of codon in the mRNA and the sequence of amino acid in a polypeptide chain. यानी कि mRNA के ऊपर जो कोडोन की सीक्वेंस है उसका जो अनुक्रम है और पॉलीपेप्टाइड चेन में जो एमाइनो एसिड का अनुक्रम है वो एक दूसरे के कोरस्पॉन्ड होते हैं, एक दूसरे में रिलेशनशिप होती है. इसी रिलेशनशिप को हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड्स बोलते हैं. जेनेटिक कोड्स क्या है, हमने कहा कि एक जो एमाइनो एसिड होता है, एक एमाइनो एसिड को 3 न्यूक्लियोटाइड के जोड़ा, हम कहेंगे सेट, न्यूक्लियोटाइड के सेट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इसी रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं,
इसी को बोलें जेनेटिक कोड। जब कभी mRNA पर जैसे जैसे हमें पता है जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, mRNA पर आया AUG तो आ जाएगा मैथ्योनिन, CCC तो प्रोलिन, यानी कि mRNA के ऊपर जैसे जैसे कोडोन आते रहेंगे वैसे वैसे न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन में एमिनो एसिड की सीक्वेंस आ जाती है। और इन अमीनो एसिड को यहाँ तक लाने का काम कौन करता है? tRNA करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर RNA या एडेप्टर मॉलिक्यूल या सोल्यूबल tRNA भी बोलते हैं। तो हम ये कहने की बात है, तो हमने कहा ये mRNA के ऊपर जो सीक्वेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? कोडोन, है ना। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द कोडोन? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन द mRNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द कोडोन एंड वेयर इज द एंटी कोडोन एग्जिस्ट? वो होते हैं tRNA मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, उसकी अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं अपने, ठीक है। तो हम ये कहेंगे द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन, द सेट ऑफ 3 nucleotide are the combination and each of which corresponding to an amino acid. ये हमें ध्यान रखना है। द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड कॉम्बिनेशन, 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग करता है? कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमाइनो एसिड ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड ईच सेट ऑफ कॉम्बिनेशन इज रिप्रेजेंटिंग द एन अमाइनो एसिड, सेकेंड रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड अमाइनो एसिड, द सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स रिप्रेजेंटिंग द थर्ड, तो सो ऑन। तो कहने की बात है, अगर यहाँ पर mRNA के ऊपर मान लेते हैं कि 30 यानी कि 30 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और एक अमाइनो एसिड को 3 के पेयर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे? 10 होंगे। अगर यहाँ पर 30 सीक्वेंस है तो यहाँ पर 10 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन and the specificity of the amino acid is controlled by the sequence of nucleotides on the mRNA molecule. अब क्वेश्चन क्या आता है हमारे दिमाग में? क्वेश्चन arises in our mind that how decide we the triplet codes for the 20 amino acids. ये आज तो हमें डिस्कवरी हो चुकी है, तो मैं आपको पहले से प्रीवियसली ये बता रहा हूं कि AUG कोड होता है वो मैथ्योनिन का होता है, CCC होता है वो प्रोलिन का होता है, GUG वैलिन का होता है और U किसका होता है? फिनाइलएलानाइन। ये आज हमें पता है। क्वेश्चन ही आता है कि उस समय जब साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे, उनको कैसे पता चला कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का कौन सा जेनेटिक कोड होता है, कौन से ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड को, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे पता चला कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3 के ग्रुप के अंदर होते हैं? ये एक सिंगल से क्यों नहीं हो सकता? 2 के ग्रुप से एक अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट क्यों नहीं होता? 3 से ही क्यों हो रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद में जो साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की थी, उसके बाद में इन जेनेटिक कोड का एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था और हम उसको समझ पाए कि जेनेटिक कोड के कैरेक्टर्स क्या, फीचर्स क्या होता है। इसकी एक लंबी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हम थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड में जाके, डायरेक्टली टॉपिक में नहीं आएंगे, तो कि हमें पता चले कि साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की है इस जेनेटिक कोड्स को डिस्कवर करने के बारे में और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हम जानते हैं कि इन द 1953 द वाटसन क्रिक प्रपोज्ड द 3-dimensional मॉडल ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। एंड वाटसन क्रिक used the data created by the Rosalind Franklin and the Stoll, the experiment, which we have already studied in a separate video. क्योंकि फ्रैंकलिन और स्टॉल ने जो डेटा लिए थे उसी से जो वाटसन ने एक 3-dimensional मॉडल बना दिया था इन द कैवेंडिश लेबोरेटरी ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK। वो जो DNA का जो मॉडल बन गया था, तब तक ये हमें पता ही नहीं था कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द रूट ऑफ द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जिसको ये आज हम जानते हैं कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन। उस समय नहीं पता था। DNA का मॉडल तो बन गया था इन द 1953। इन द 1954 1954 में ठीक एक साल बाद में क्या हुआ? क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉगमा, जिसको हम पढ़ चुके हैं। एज पर द सेंट्रल डॉगमा ऑफ द वाटसन क्रिक द जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम DNA टू RNA एंड RNA टू प्रोटीन, जिसको हम क्या बोलते हैं? DNA से ट्रांसक्रिप्शन टू द mRNA एंड mRNA ट्रांसलेटेड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन। लेकिन उस समय पता नहीं था, ये क्रिक ने बताया था इन 1954 में। परंतु अभी भी ये नहीं पता चला था अप टू द 1960, आप कहानी को समझिए, अप टू द 1960 तक ये नहीं पता था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ RNA मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ RNA मॉलिक्यूल and what is the role of RNA in the genetics or the molecular biology.
इस सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होने की वजह से वॉटसन जो थे उन्होंने हम कहेंगे इट वाज स्टिल अनक्लियर द स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल, सो वॉटसन हैड रॉट ए लेटर टू द क्रिक को एक लेटर लिखा वॉटसन ने, जिसने वॉटसन क्रिक मॉडल बनाया था, उसने क्रिक को एक लेटर लिखा बाद में कि डीएनए का हमने मॉडल तो बना दिया है, लेकिन ये वास्तव में आरएनए क्या है। तो उस लेटर का टाइटल रखा उन्होंने क्या, मिस्ट्री ऑफ द आरएनए वर्ड, आरएनए वर्ड की एक मिस्ट्री के बारे में जिसको हम नहीं जानते हैं। उसके बाद में वॉटसन गए कहाँ पे, इस रिसर्च के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट साइंटिस्ट है वो काम कर रहे थे। तो सोवियत अमेरिकन एक साइंटिस्ट है ना, सोवियत अमेरिकन एक साइंटिस्ट थे गैमोव, जॉर्ज गैमोव, उसके पास में गए वॉटसन मिलने के लिए, और उन्होंने वॉटसन ने गैमोव को एक सजेशन दिया कि ये समझ में नहीं आ रहा है ये आरएनए क्या है और ये जेनेटिक कोड्स कैसे हैं, और ये डीएनए से हमें ये तो पता चल गया है कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन बीच में क्या आरएनए का कोई रोल है, ये डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन बना है, तो क्या किया जाए। तो आपस में मिल करके इन्होंने एक कंसल्ट करके एक क्लब का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था आरएनए टाई क्लब। टाई मीन्स होता बांधना, जैसे ये मैंने टाई बांध रखी है, इसी तरीके से आरएनए टाई क्लब बनाया था। आरएनए टाई क्लब में ये टाई वर्ड क्यों आया, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं। इन्होंने कहा कि अमाइनो एसिड होते हैं 20, तो हम क्या करते हैं 20 साइंटिस्ट का एक ग्रुप बना लेते हैं। द क्लब ऑफ 20 डिफरेंट साइंटिस्ट वाज स्टेबलाइज एंड ईच साइंटिस्ट वाज द कॉरस्पॉन्डिंग टू द अमाइनो एसिड। मतलब 20 अमाइनो एसिड है तो 20 साइंटिस्ट की एक क्लब बना लेगी जिसका नाम रखा आरएनए टाई क्लब, और टाई इसलिए रखा, उन सभी को एक ब्लैक कलर की वुलन टाई दी गई सभी को, जैसे ड्रेस कोड के रूप में मान लें 20 के 20 साइंटिस्ट को ब्लैक कलर की वुलन और टाई दी, जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी, कसीदाकारी कर रखी थी एम्ब्रॉयडरी, जिसमें आरएनए का मॉडल बना हुआ था, और उन्होंने एक गोल्डन कलर की जो टाई पिन होती है उसको भी इशू किया कि जब ये मीटिंग होगी इस टाई को पहन के आएंगे, और उस टाई क्लब का नाम की वजह से, और वो जो गोल्डन कलर की उन्होंने पिन बनाई थी उसके ऊपर एब्रीविएशन में 3 लेटर्स लिखे गए थे आरटीसी नाम से। फिर उस क्लब की स्थापना हुई थी जिसको हम बोलते हैं आरएनए टाई क्लब है, और उसके बाद में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया था। इन द May 1954 द वॉटसन विजिटेड टू द गैमो एंड सजेस्टेड टू मेक ए क्लब कॉल्ड द आरएनए टाई क्लब। देन गैमो क्रिएटेड दिस आरएनए टाई क्लब। अगर कभी ये पूछा जाता है आरएनए टाई क्लब को क्रिएट किसने किया था, क्रिएट तो किया था किसने, जॉर्ज गैमोव ने, जो कि एक सोवियत अमेरिकन साइंटिस्ट थे, परंतु किसकी सजेशन से किया ये पूछा जाए किसने इसका सुझाव दिया तो हम कहेंगे वॉटसन। ये वॉटसन वही है जिन्होंने वॉटसन क्रिक का मॉडल बनाया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिसर्च चलती रही और आरएनए क्लब का फॉर्मेशन हो गया था। ये तो इसकी एक बैकग्राउंड की बात है कि जेनेटिक कोड बनाने के लिए साइंटिस्ट ने कितने साइंटिस्ट लगे हुए हैं। हम नॉर्मली क्या है कि 2-3 साइंटिस्ट के बारे में ही जानते हैं, और भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा बोर्ड के ऊपर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक कोड्स के कैरेक्टर क्या है, फीचर्स क्या है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक बार इसको हटा देता हूं और उसके बाद में शुरू करते हैं द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट टू क्रिएट द जेनेटिक कोड्स एंड टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक कोड्स लाइक द मार्शल निरेनबर्ग, हिंटे और शेवरोचोवा एंड हरगोविंद खुराना, द रोल ऑफ हरगोविंद खुराना। ये अभी हम देखेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और उन्होंने कैसे इन जेनेटिक कोड्स को आइडेंटिफाई किया था। तो अभी इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और फिर मैं आपको यहाँ समझाना शुरू करता हूँ, और आप रिलैक्स के अंदर समझेंगे। तो जेनेटिक कोड्स बहुत सरल है, जब डीएनए से आरएनए उस कोड को पढ़ पा रहा है तो आप तो पढ़ लेंगे। आप तो ह्यूमन बींग्स आर द मोर एडवांस्ड एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। जेनेटिक कोड को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि मार्शल निरेनबर्ग बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, मार्शल निरेनबर्ग है, और उन्हीं के साथी थे हेनरिच, उनका क्या रोल रहा है। तो मैं टाइटल इन्हीं के साइंटिस्ट के नाम से ही लिख देता हूँ यहाँ पे। मार्शल निरेनबर्ग and Heinrich मैथाई, ये इन दोनों ने मिल करके कुछ जेनेटिक कोड को आइडेंटिफाई किया। अब देखते हैं इन्होंने काम क्या किया था। बिल्कुल एकदम रिलैक्स में देखिएगा आप किस तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने एक ऐसा एमआरएनए लिया जिस पे केवल और केवल यूरेसिल यानी कि पॉली यूरेसिल वाला न्यूक्लियोटाइड चेन थी। पॉली यूरेसिल का न्यूक्लियोटाइड। अब यूरेसिल डीएनए में तो होता नहीं है, किस में होता है? आरएनए में। तो हम उस आरएनए को क्या नाम देंगे?
पोली यूरेसिल रिच आरएनए सीक्वेंस, पोली यूरेसिल आरएनए मॉलिक्यूल। देखिए इन्होंने क्या किया, एक आरएनए मॉलिक्यूल लिया जिसके पर सीक्वेंस क्या थी, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, केवल यूरेसिल ही यूरेसिल थे। इस तरीके से बहुत सारे यूरेसिल जुड़े हुए थे इसके साथ में। यहाँ पर चूंकि 3-3 का जोड़ा है तो मैं 3-3 के हिसाब से बना लेता हूँ, 1 2 उसका 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5, यहाँ पर मान लेते हैं ये हो गया। ये एक सीक्वेंस है एमआरएनए की। इस एमआरएनए को हम क्या बोलेंगे, पोली यूरेसिल आरएनए सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है, खुद ही बता रही है, अलग से रटने की बात नहीं है। उन्होंने एक ऐसा पोली यूरेसिल आरएनए की सीक्वेंस ली, ऐसा आरएनए जिसमें केवल ही यूरेसिल थे। अब आप ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखें कि जब उन्होंने इस आरएनए के ऊपर एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाना शुरू किया, हमें पता है कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में एमाइनो एसिड कौन से होंगे उसका कंट्रोल कौन करता है, एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। तो क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी और इसमें डिफरेंट टाइप के जब एमाइनो एसिड्स है वो आपस में जुड़ते रहे। यहाँ पर मैं ऐसा कर देता हूँ एन मिस हो गया, जितनी ये चेन लंबी हो गई उतने ही यहाँ पर एमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जो साइंटिस्ट ने बाद में बताया कि 3-3 का जो जोड़ा होता है उससे एक एमाइनो एसिड बनता है, वो आगे उसके कैरेक्टर में आ जाएगा। तो कहने की बात है कि जब इन्होंने पोली यू आरएनए की सीक्वेंस का क्या किया था, ट्रांसलेशन किया, यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, तो क्या पाया, इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन से एमाइनो एसिड एसिमिलेटेड हो रहे हैं, कौन से, तो हमने क्या देखा, इसमें केवल और केवल कौन से थे, फिनाइल एलानिन। इसमें इस पूरी सीक्वेंस में केवल और केवल फिनाइल एलानिन, यानी कि मैं यहां पर ये कह सकता हूं पोली फिनाइल एलानिन पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई जिसमें फिनाइल एलानिन थे। सीक्वेंस क्या थी, यूरेसिल, चेन आ गई फिनाइल एलानिन। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने इस रिजल्ट से, जब उन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो ये तो कन्फर्म हो गया है क्या, कि अगर एमआरएनए पे सीक्वेंस आती है यूरेसिल, तो ये यूरेसिल से किसको डिनोट किया जा रहा है, कौन रिप्रेजेंट हुआ है, फिनाइल एलानिन। एक एमाइनो एसिड होता है वो इसका कोड है, यानी कि ट्रिपल यू है, फिनाइल एलानिन का जेनेटिक कोड है। ये आइडेंटिफाइड हो गया था इसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्योंकि अगर यूरेसिल किसी और को करते तो यहाँ पर कुछ और नाम आ जाता। यूरेसिल है, अगर हम ये कहते हैं कि बड़ा ही अजीब सा खेल हो, 3 यूरेसिल कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सेकंड एमाइनो एसिड, तो यहाँ पर सीक्वेंस बदल जाती, क्योंकि कोडेड जो इन्फॉर्मेशन थी किसमें थी, एमआरएनए की, उसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हुआ है, फिनाइल एलानिन फॉर्म में। तो हम इन्हें ये कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट ने कि ट्रिपल यू है, जो यू है, ये जो सीक्वेंस है इससे क्या बनता है, फिनाइल एलानिन। तो ये वेरीफाइड हो गया। अब आज हम ये पढ़ते हैं कि यू इज द जेनेटिक कोड फॉर द फिनाइल एलानिन। उसी टाइम में एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सेवेरो ओचोवा, स्पेनिश साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या काम किया वो भी देख लेते हैं, है ना। ये एक साइंटिस्ट है सेवेरो ओचोवा, ये कहाँ के रहने वाले हैं, स्पेन के हैं। तो यहाँ लिख देते हैं स्पेनिश साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट तो वैसे किया था, बस उन्होंने सीक्वेंस को केवल बदल दिया था, है ना। इन्होंने क्या किया, किसने, मार्शल निरेनबर्ग ने, उसने यू की सीक्वेंस को लिया था और इससे क्या बन गया था, फिनाइल एलानिन वाली पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। इन्होंने क्या किया, एडेनिन यानी कि पॉली एडेनिन की आरएनए की सीक्वेंस को लिया, एडेनिन पॉली एडेनिन की आरएनए सीक्वेंस को लिया, और ये क्या पाया वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर बना देते हैं सीक्वेंस को। इन्होंने पहले क्या किया, एक ऐसा लिया जिसमें एक एमआरएनए जिसमें ये क्या है, एडेनिन है। इस तरीके से यहाँ पर मैं एन लगा देता हूँ, क्योंकि ये आगे पूरी चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। तो और इस चेन का हमने नाम क्या रख दिया है, इसका नाम रख दिया है पोली ए आरएनए की सीक्वेंस है।
केवल ही एडेनिन है। सिमिलरली जैसा ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, इसका भी हमने किया, ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के बाद में क्या होंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स आर बॉन्डेड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर भी क्या बन गई है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो गया है। यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ एन, एन मीन्स हो गया नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इज जस्ट 1/3 ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द mRNA। अंडरस्टूड बात है कि 3 से 1 अमाइनो एसिड है, तो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे, ये जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके 1/3 होंगे। तो यहाँ पर एन लगा दिए, एन नंबर ऑफ जितने होंगे उसी के अनुरूप ये हो जाएंगे। हमारा अभी कंसर्न नंबर पे नहीं है, आइडेंटिफिकेशन पर है। तो पॉली एडेनाइन वाली जब आरएनए चेन का जब ट्रांसलेशन किया गया था, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में केवल और केवल कौन से रेजिड्यूज आए, लाइसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज। यहाँ पर कौन सा आए, लाइसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, लाइसिन अमीनो एसिड रेजिड्यूज ही मिले इसके अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ऊपर के एक्सपेरिमेंट से आपको पता ऑलरेडी चल चुका है क्या, कि एडेनिन और एडेनिन ये है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइसिन को। ऐसे हमारे पास में एक दूसरे जेनेटिक कोड के बारे में भी कोड है, उसको आइडेंटिफाई हमने कर लिया। इसी साइंटिस्ट ने शेवर ओचोवा ने क्या किया, एक और पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस बनाई इसी फॉर्मेट से। उसमें थे केवल साइटोसिन और साइटोसिन। सिमिलरली मैं यहीं पर बना लेता हूँ, यहाँ पर एक और उन्होंने सीक्वेंस क्या ली है, जिसमें थे साइटोसिन ऐसे बहुत सारे साइटोसिन को जोड़ करके और एक चैन बना दी है। इसका नाम हम क्या रख दें, इसका नाम रख देते हैं पॉलीसाइटोसिन आरएनए सीक्वेंस। ऐसे सिमिलरली इसी तरीके से क्या किया, प्रोसीजर तो सेम है, टेक्निकल एस्पेक्ट तो जब इसका ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन करने पर यहाँ पर भी क्या बना, ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग द टेम्पलेट ऑफ द mRNA molecule and exactly the number of amino acid in the polypeptide chain is the 1/3 of the number of nucleotides in the mRNA molecule। तो यहाँ पर ये बन गया। और ये कौन से बने, तब इन्होंने क्या देखा, ये सारे के सारे प्रोलीन ही प्रोलीन है, सारे के सारे अमाइनो एसिड कैसे हैं, ये प्रोलीन आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कौन से आए हैं, प्रोलीन अमाइनो एसिड है, प्रोलीन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, पोली अमाइनो एसिड रेजिड्यूज है, वो आपस में जुड़ गए हैं यहाँ पे। एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने प्रोलीन अमाइनो एसिड नहीं कहा, अमाइनो एसिड रेजिड्यूज का है। सिंगल अमाइनो एसिड होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट एक्जैक्टली सेम रहता है, इसलिए बोलते हैं प्रोलीन। दो प्रोलीन आपस में जुड़ गए, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। अब इनको दो प्रोलीन नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे प्रोलीन के रेजिड्यूज, प्रोलीन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज बोलते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ है, टेक्निकली कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर हमने क्या देखेंगे कि शेवर ओचोवा ने क्या किया, इसके सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन आपकी आंखों के सामने है, सामने डायग्राम को जब देखेंगे तो आपके सामने एग्जैक्टली ये क्लियर हो पाया है क्या, कि CCNC इज जेनेटिक कोड फॉर द, किसके लिए हो गया है, प्रोलीन के लिए, प्रोलीन के लिए। इस तरीके से ये मार्शल निरनबर्ग ने अपना काम किया और शेवर ओचोवा ने हमें साइंटिफिकली प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि फिनाइल एलानिन का जेनेटिक कोड होता है यू होता है, लाइसिन का जेनेटिक कोड होता है ए होता है, और प्रोलीन का जेनेटिक कोड होता है सी होता है। इस तरीके से इसी प्रोसीजर को जो बार बार अपनाते रहे तो उससे क्या हुआ, हम धीरे धीरे जेनेटिक कोड की डिस्कवरी होती चली गई। उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, कितने हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जेनेटिक कोड्स होते हैं, है ना, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जो हमारे देश से थे, हरगोविंद खुराना, हम बार बार पढ़ते हैं, अवार्डेड द नोबेल प्राइज, किसके साथ में, निरनबर्ग के साथ में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या काम किया था, दे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन, नाम खुद देखिए, दे सिंथेसाइज्ड, केमिकली सिंथेसाइज्ड मीन्स सेल के बाहर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड चेन। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आपने डीएनए के स्ट्रक्चर वाले चैप्टर मैंने पढ़ाया है कि जब एक पेंटोज शुगर के साथ में एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहेंगे, जब फ्यू है
तब उससे बोलते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, बहुत ज़्यादा हो गए तो बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उन्होंने केमिकली लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस को। वो कौन सी सीक्वेंस चाहिए थी? अरे यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से एक डिमांड क्रिएट हो रही है। डिमांड क्या हो रहा है? अगर हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड को फाइंड आउट करना है, जेनेटिक कोड को, कुछ नहीं करना, अगर हम लेबोरेटरी में हमारी इच्छा के अनुरूप, हमारी डिजायर, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर ये चैन बना लेंगे और फिर उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें सीक्वेंस का पता चल जाएगा। जैसे अभी हम कौन सा ले चुके हैं, यू ले चुके हैं, ए ले चुके हैं, सी। अगली मान लेते हैं कि हम केमिकली सिंथेसाइज कर लें जी 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 सीक्वेंस, chemically synthesized by the using the process followed by the हरगोविंद खुराना। देन व्हेन वी ट्रांसलेटेड दैट चैन तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो किस अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट कर रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो डिस्कवरी थी हरगोविंद खुराना के द्वारा, दे केमिकली सिंथेसाइज्ड द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चैन। और वी कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक जीन आउटसाइड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, इन्होंने पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार किसका किया था? सिंथेटिक जीन का डेवलपमेंट किया था। सिंथेटिक जीन, सिंथेटिक जीन। एंड व्हाट इज द जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ द डीएनए। और डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का। मतलब लेबोरेटरी में क्या किया? न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज किया, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया, एंड जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए को क्रिएट कर दिया जिसको हम जीन कहते हैं, केमिकली सिंथेसाइज हो दिया। अब डीएनए के जब न्यूक्लियोटाइड को उन्होंने जोड़ा तो कौन सा एंजाइम चाहिएगा? डीएनए लाइगेज। हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं डीएनए सेगमेंट्स और द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर कैन बी ज्वाइंड बाय द लाइगेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज और पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ पर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, विच काइंड ऑफ द एंजाइम्स आर यूज्ड बाय द हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने क्या किया? पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ जोड़ करके केमिकली सिंथेसाइज्ड कर लिया था जीन्स को, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या काम किया उसकी अभी हम एक बार और अभी डिटेल को देख लेते हैं, उनके काम को समझ लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जेनेटिक कोड्स को आइडेंटिफाई किया। उसके जस्ट बाद में हम शुरू करेंगे द कैरेक्टर्स एंड द फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड्स के बारे में। खुराना, हर गोविंद नाम है इनका, हर गोविंद खुराना, खुराना, हर गोविंद खुराना ने क्या किया था? द केमिकल सिंथेसिस ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां पर लिख देते हैं एक बार के लिए, दे केमिकली से बाहर हुआ है, नॉन लिविंग मीडियम के अंदर हुआ है। इन्होंने एक सीक्वेंस बनाई, जैसे अभी तक तो आपने जो मैंने सीक्वेंस बताई थी उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड थे, जैसे यूरेसिल 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 या एडेनिन एडेनिन एडेनिन। इन्होंने कॉम्बिनेशन लिए दो न्यूक्लियोटाइड के, जैसे के लिए मैं बात करता हूँ CUC की, CUC, C और U दो को काम में लिया, ट्रिपलेट बनाया CUC। यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाते हैं, अभी आप देखते हैं। इन्होंने क्या किया? एक और एक सीक्वेंस बनाई पहले के एक्सपेरिमेंट की तरह, CUC CU और CUC, इस तरीके से एक सीक्वेंस बना दी उन्होंने। इसमें इन्होंने दो कॉम्बिनेशन काम में ले लिए CUC के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम ये कहेंगे ये कौन सी सीक्वेंस है, तो हम इसको सीक्वेंस को तो बोलेंगे पॉली CU RNA मॉलिक्यूल है। अब CUC चलता है, पॉली CUC RNA मॉलिक्यूल है, पॉली CUC बहुत सारे। अब इनका क्या किया? अगेन पहले के एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें किया, इन्होंने ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन करने पर क्या देखा कि इसमें कौन सा है? अमाइनो एसिड ल्यूसिन। यहाँ पे जो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हुआ, इसमें क्या है? केवल और केवल ल्यूसिन रेजिड्यूज है, ल्यूसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज, ल्यूसिन रेजिड्यूज है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला? ये आपके सामने पड़ा हुआ है कंक्लूजन इज दैट द CUC, the repetition sequence of the CUC represent the one amino acid that is the leucine। ऐसे में पता चल गया ल्यूसिन के बारे में। इसी तरह इन्होंने एक सीक्वेंस में और थोड़ा सा बदलाव किया, वो लिया इन्होंने UCU। अगली सीक्वेंस है कौन सी काम में ली इन्होंने? UCU, अगेन UCU ऐसे एक लंबी चैन है, यानी इस चैन को हम क्या कहते हैं? पॉली UCU RNA मॉलिक्यूल की सीक्वेंस है। इसको इन्होंने काम में लिया, काम में लेने के बाद में क्या किया? इसका किया अगेन ट्रांसलेशन में क्या देखा? एक नई पॉलीपेप्टाइड चेन
and was developed in the laboratory in the artificial medium, and this chain only contained what is only contained the serine residues, serine amino acid रेजिड्यूल, इससे क्या बन गए थे? सेरिन बन गए थे, है ना। तो इस तरीके से हरगोविंद खुराना ने इन सीक्वेंस के बारे में बात किया, केमिकली सिंथेसाइज किया। अब हम ये देखते हैं कि अब हमें जैसा भी किसी जेनेटिक कोड को पता करना हो, इनके केमिकल सिंथेसिस वाले मेथड से डिजायर्ड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसको बना के ट्रांसलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कॉरस्पेंडिंग विच इज़ द कॉरस्पेंडिंग जेनेटिक कोड फॉर ए पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। और इस तरीके से जेनेटिक कोड की डिस्कवरी चली और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है जेनेटिक कोड्स में। आज तो हम डायरेक्टली उसको पढ़ लेते हैं तो हमारा टाइम कम लगता है। अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, वो क्या है? दैट इज़ द हाउ मैनी टाइप्स ऑफ द जेनेटिक कोड एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टर्स ऑफ जेनेटिक कोड्स, और फिर आपके सीक्वेंस में काम चलने लग जाएगा। तो अभी आप देखते हैं, इसको अभी हटाते हैं और उसके बाद में कैरेक्टर्स को हम पढ़ना शुरू करते हैं।